तो अपने पास में देखो यार, कुछ जरूरी बातें हैं मुझे कहने के लिए कि अपने 4 लेक्चर हो गए, कंटेंट थोड़ा सा स्लो मूव कर रहा है। अपने को प्रैक्टिस के लिए सवालों पे आना है, जो बिगनर बॉक्सेस सॉल्व करने उन पे आना है, तो उसमें आने में समय लग रहा है। आज के लेक्चर में हम लोग सवालों पे पहुंच जाएंगे और मेरा ये मानना है कि आपके और मेरे साथ में कोऑर्डिनेशन से चीजें और बेहतर हो जाएंगी। तो इसके लिए कुछ बातें मैं अभी आपसे कहता हूँ, जो अपन ध्यान रखेंगे तो हम लोग मिलकर के चीजों को और स्मूथ और बढ़िया तरीके से, स्ट्रीमलाइन तरीके से चला पाएंगे। ठीक, तो इसके अंदर एक चीज तो पेपर के रिगार्डिंग, आपका जो कल पेपर हुआ उससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, आंसर की सॉल्यूशन नहीं मिल गए हैं, तो उसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आपके जो रेस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं उनमें जो आपके मेंटर्स हैं उनसे आप प्लीज वहां डिस्कस कर लेना। बाई चांस कोई व्यक्ति किसी ग्रुप में एडेड नहीं है अभी तक, तो मेरे से संपर्क कर ले, मुझसे डिस्कस कर ले, और बाकी अपन ग्रुप में ऐड करने का काम भी आगे स्ट्रीमलाइन करवा देंगे। ठीक, तो पहली चीज तो ये कि टेस्ट से रिलेटेड अभी अपन कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, चीजों को थोड़ा अपने को एक पेज पे लेके चलना होगा, इसलिए टेस्ट से रिलेटेड पार्ट आराम से आप अच्छे से तसल्ली से डिस्कस करो इन योर रेस्पेक्टिव ग्रुप्स, बैच ग्रुप्स। दूसरी चीज कि यहाँ पर अपनी चीजें आपके सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, जो आपसे हर टीचर कहीं ना कहीं कहता रहता है, और यही है कि आप जितना ज्यादा लिसनिंग मोड में रहेंगे, यहाँ पे जो चल रहा है उस पर फोकस करेंगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आपके डाउट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस डाउट को चैट में पूछने में मोस्टली ये टेंडेंसी इतना इफेक्टिवली उसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्लास के अंदर। तो मेरा सजेशन है कि अपने डाउट को नोट करके रखो और इमीडिएटली आफ्टर द क्लास आपके बैच मेंटर्स वगैरह की तरफ डाइवर्ट कर दे, उधर पूछ लें। ठीक है, मल्टीपल जगह डाल सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप चैट का यूज मेनली किन कामों पे होगा, जैसे अपन ने कोई क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन का आंसर रिस्पॉन्ड करना है तो यूज द चैट। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ चीज पूछते हैं, कोई टेक्निकल इश्यू लगता है आपको, ऑडियो वीडियो का किसी व्यक्ति को लगता है, तो वो मैसेज करे। और कई बार आपने देखा होगा कि कुछ एक बच्चों के साथ ही कंसिस्टेंटली वो इश्यू आता है, जबकि बाकी सबको क्लियर आ रहा होता है। तो आपको इस चीज से अब तक आइडिया लग जाना चाहिए, कहीं ना कहीं आपके एंड पे समस्याएं चल रही होती हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से रिपोर्टिंग तो करते रहे, मैं बीच बीच में इसके रिगार्डिंग पूछ लूंगा आप लोगों से। अगर बाकी लोगों की तरफ से सब कुछ आगे क्लियर है, बढ़िया है, इसका मतलब आपके एंड पे इश्यू है। ठीक, तो अब हम लोग पिछली क्लास वाले पार्ट से थोड़ा सा रिकैप करते हुए, जो ग्राफ बनाया था उसकी बात करते हुए, और फिर अपन आगे सवालों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, क्लास का पीडीएफ रिगार्डिंग हमने पहले भेज दिया, लास्ट टाइम पे, लास्ट क्लास का भेज दिया था। किसी बच्चे को बाई चांस नहीं मिला है तो एक अलग बात है। ठीक है, आज दोबारा भेज दिया जाएगा। जो आपके TLS ग्रुप्स हैं 1A 1B 1C 2A 2B, उनके अंदर मैं पोस्ट कर दूंगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, फटाफट से मैं लास्ट वाले ग्राफ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आई थी, वो ग्राफ को फिर से यहाँ पे बनाते हैं, उसको रिकैप कर रहा हूँ। तो ये ग्राफ आपको बनाना नहीं, आपने ऑफकोर्स बना लिया होगा। ठीक है, या फिर पीडीएफ अब दोबारा भी शेयर करूंगा, उसमें से देख के बना लीजिएगा। तो अभी अपन देखते हैं कि ग्राफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के आए थे। हमने जो ग्राफ बनाया था उसके अंदर वाई एक्सिस के ऊपर था प्रेशर। ठीक है, इधर की तरफ तो यहाँ पे चल रहा है प्रेशर, इस तरफ चलते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, लिक्विड फेज वाले भी यहाँ पर अपन प्लॉट करते हैं और वेपर फेज के भी यहाँ प्लॉट करते हैं। हमने ए और बी, दो लिक्विड्स का मिक्सचर लिया था। आइडियल सॉल्यूशन है ए को बी से ज्यादा वॉलेटाइल माना है, यानी कि ए का प्रेशर बी के मुकाबले ज्यादा है प्योर स्टेट के अंदर। ठीक है, तो पी बी नॉट आपने देखा था कि भाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज अ फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, एक्स ए के साथ में। ग्राफ कैसा बना था वो यहाँ पे दोबारा बना देता हूं। एक स्ट्रेट लाइन बनी थी ऐसे, थोड़े टिल्टेड। ठीक है, ये आपको याद है। यहां पर ये जो वैल्यू है हमारे पास में प्रेशर पी बी नॉट, यानी प्योर बी का प्रेशर, ये जो प्रेशर है वो पी ए नॉट, प्योर ए का प्रेशर। ये ग्राफ किसके अगेंस्ट बन रहा है, एक्स ए के अगेंस्ट। तो जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 होता है उस समय सॉल्यूशन का प्रेशर प्योर बी की वजह से आएगा, क्योंकि ए है ही नहीं। जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 होता है, मतलब बी नहीं है, सिर्फ प्योर ए है, तो सॉल्यूशन का प्रेशर रिप्रेजेंट्स पी ए नॉट। और उसके बीच के मोल फ्रैक्शंस के अंदर ये लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स आपके वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहली प्रमुख बात कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन के साथ में लीनियरली वेरी करता है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन के साथ में, किसी भी एक कंपोनेंट के, उसके साथ में लीनियरली वेरी करता है। यही चीज जब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर के साथ प्लॉट करते हैं, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज अ फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शंस इन वेपर फेज, तो ये वेरिएशन लीनियर नहीं आता है, और वो ग्राफ पर जैसा आया था, यहां से ऐसा कर्व्ड पोर्शन आके यहां मिल जाएगा। ठीक है, तो ब्लू वाला कर्व
is vapor pressure of solution as a function of YA equal to 0, YA equal to 1. ये सारी बातें हमने बता दी थी, ठीक है। ये दो बातें याद रहेगी, ये लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन के साथ वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन एज अ फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन वेपर फेज। फिर हमने एक चीज बोली थी, मान लो मैंने सिलेंड्रिकल कंटेनर लिया, उसमें दो कंपोनेंट लिए अपन ने, ए और बी, ठीक है। ए और बी को मिलाने से अपने पास में आइडियल सॉल्यूशन बनना। मैं एक सिंपल केस लेके चल रहा हूं, जब ए और बी की क्वांटिटी मोल्स में बराबर होती है। जब ए और बी के मोल्स बराबर होंगे तो मोल फ्रैक्शन 0.5 आएगा, ठीक है, ओवरऑल मोल फ्रैक्शन इन द सिस्टम। तो सिलेंड्रिकल कंटेनर में जहां पिस्टन लगा हुआ है, ए और बी अंदर है, अब वो कितना लिक्विड है कितना वेपर है, इससे ओवरऑल मोल फ्रैक्शन नहीं बदलने वाला, क्योंकि अंदर ए के मोल अगर 1 लिया है सपोज और बी का मोल 1 लिया है, अब वो लिक्विड में या वेपर में ओवरऑल मोल दोनों का 1 ही रहेगा एंड ओवरऑल मोल फ्रैक्शन 0.5 हो जाएगा। तो इस गिवन सिस्टम के लिए ओवरऑल मोल फ्रैक्शन फिक्स हो गया, ठीक है, वो नहीं बदलने वाला। तो मैं 0.5 वाले का एग्जांपल लेते हुए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, यहाँ पे 0 वैल्यू, यहाँ पे 1, तो 0.5 मिडल में आ जाएगा। तो ये पॉइंट मान लो, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया मोल फ्रैक्शन ओवरऑल वाला, कैपिटल एक्स ए। अब कुछ बातें मैं आपको बताता हूं जो अपन ने लास्ट क्लास में बताई थी। ये जो लाइन है इसके ऊपर वाला स्टेट हमारा चल रहा था लिक्विड का, ठीक है। ये येलो लाइन के ऊपर का रीजन एक तरह से लिक्विड का रीजन हो गया, ये ब्लू लाइन के नीचे का रीजन वेपर। याद रखने में आपको आसानी कैसे होगी भाई, हायर प्रेशर पे लिक्विड स्टेट पाती है, प्रेशर ज्यादा होगा तो सिस्टम की स्टेट लिक्विड की तरफ जाएगी। लोअर प्रेशर पे जब प्रेशर रिलीज करते हैं तो वेपर स्टेट आती है। तो ऊपर लिक्विड होता है, नीचे वेपर होता है, इसको ऐसे आप प्रेशर के साथ लॉजिकली रिलेट करके याद रख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताते जाता हूं। यहां पर एक पॉइंट है जिस पे हम बात करेंगे और एक पॉइंट यहां पर है, ठीक। इस एक्स ए की लाइन के ऊपर जब तक प्रेशर इस वैल्यू से ऊपर चलता है सिस्टम प्योरली लिक्विड स्टेट में था, ये अपन ने बताया था, ठीक। तो लाइन बनाने का ट्राई कर लेते हैं अपन। ये P1 और दूसरे कलर से अपन बना लेते हैं, चलो ब्लू से बनाते हैं। ये P2, ठीक है, दो प्रेशर आ गए। ये क्या क्या थे फटाफट बता दिए जाते हैं। अगर आपने पिस्टन के ऊपर P1 से ज्यादा प्रेशर लगाया हुआ है, ठीक है, यानी आपके पॉइंट्स यहां कहीं चल रहे हैं, इधर आप यहां पर है सपोज यहां से, तो जब प्रेशर की वैल्यू P1 से ऊपर यहां कहीं चल रही है तो सब कुछ लिक्विड स्टेट में होता है, सब कुछ लिक्विड स्टेट में होता है। इसका मतलब क्या, यानी कि ओवरऑल मोल फ्रैक्शन और लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन सेम हो जाएंगे। तो एक्स ए स्मॉल वाला कैपिटल एक्स ए के बराबर होगा। नेचुरल सी बात है कि भाई ये होता है लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन, ये होता है ओवरऑल मोल फ्रैक्शन, और सब कुछ लिक्विड में ही है, वेपर में कुछ है ही नहीं। तो ओवरऑल मोल फ्रैक्शन और लिक्विड का मोल फ्रैक्शन एक ही चीज चल रही है। तो यहाँ के प्रेशर पे एक्स ए स्मॉल एक्स ए कैपिटल एक्स ए बराबर है। हम नीचे आते जा रहे हैं, ये कंडीशन अभी तक एप्लीकेबल है, चल रही है चल रही है चल रही है। ऐसे करते 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 एक मोमेंट ऐसा आया जब प्रेशर P1 हो गया, ठीक है। इससे पहले जब सब कुछ ऊपर लिक्विड स्टेट में चल रहा था, अगर मैं आपसे पूछूं कि YA की वैल्यू क्या है तो आप 0 बोल सकते हैं। YA YB दोनों 0 है इस टाइम पे एक्चुअली, क्योंकि वेपर स्टेट में कुछ है ही नहीं, तो A और B दोनों ही नहीं है। 0 बोलो या बेसिकली बोलना चाहिए कि वो डिफाइंड नहीं है, अभी वेपर स्टेट एग्जिस्ट नहीं करी, आप ऐसा कहते तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे YA YD की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। वैसे जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे हम लोग, जैसे यहां पहुंचेंगे ये P1 वाली लाइन पे, दिस इज द मोमेंट जहां पर पहली बार वेपर प्रोड्यूस होने की टेंडेंसी आई, यानी पिस्टन के ऊपर से लोड हटते 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 अब वो सिनेरियो आ गया कि पिस्टन की जस्ट लिफ्ट होने की टेंडेंसी आई। जस्ट लिफ्ट होने की टेंडेंसी आई मतलब कि पहली ड्रॉप या सॉरी पहला बबल बनेगा, फर्स्ट वेपर बनेगी। तो प्रेशर P1 के ऊपर जाके पिस्टन जरा सा लिफ्ट हुआ और पहला वेपर प्रोड्यूस हुआ, इसको हम बोल सकते हैं बबल पॉइंट, ठीक है, या फर्स्ट वेपर की कंडीशन। फिर आपको लास्ट क्लास से याद होगा कि अगर हमें मोल फ्रैक्शन पता करना हो लिक्विड या वेपर में तो हम क्या करते हैं, वेपर प्रेशर की लाइन ड्रॉ करते हैं और वो उसको देखते हैं कि वो लाइन इन दोनों ग्राफ को कहां कट करती। येलो लाइन को जहां कट करेगी वहां से लिक्विड का मोल फ्रैक्शन, और ब्लू वाले कर्व को जहां से कट करेगी वहां से वेपर का मोल फ्रैक्शन। तो वो जो पहली ड्रॉप प्रोड्यूस वेपर प्रोड्यूस हुई है उसका अगर मोल फ्रैक्शन पता करना हो
तो आपने ये ऑरेंज वाली लाइन P1 की ड्रॉ की, इसने ब्लू कर्व को यहां कट किया है, तो यहां से जो मोल फ्रैक्शन मिल रहा है, ये वाला मोल फ्रैक्शन, ये आपका फर्स्ट बबल या फर्स्ट वेपर का मोल फ्रैक्शन है ना, ये वो वाई वैल्यू आ जाएगी यहां पर। तो वाई ऑफ फर्स्ट बबल, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट बबल मिल गया अपने को, वाई वैल्यू मिल गई इस पे। और अगर मैं पूछूं इस समय एक्स ए कितने, तो आपको बताया था प्रेशर की लाइन येलो कर्व को जहां कट करती वहां से एक्स ए मिलता है, तो एक्स ए अभी भी कैपिटल एक्स ए के बराबर चल रहा है, तो ऊपर वो बराबर ही था, बराबर ही था, बराबर ही था, यहाँ पे जरा सी क्वांटिटी वेपर में गई है, प्रैक्टिकली अभी भी सब कुछ लिक्विड में है, तो आप मान सकते हैं कि ओवरऑल मोल फ्रैक्शन इज स्टिल इक्वल टू द लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद जब हम और नीचे जाएंगे, ऐसे करते 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 एक प्रेशर आएगा P2। P2 प्रेशर पर अगर आप एक चीज देखेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है कि ये P2 प्रेशर की लाइन इस ब्लू वाले कर्व को जहां पे कट करती, वहां से क्या मिलते थे, वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन। तो यानी यहां पर वाई ए की वैल्यू कैपिटल एक्स ए के बराबर होगी, तो इस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे वाई ए की वैल्यू कैपिटल एक्स ए हो चुकी है, ये अपन ने लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ग्राफ में मार्क करने का कुछ जरूरी नहीं है, अपन ने लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो यहां पर हमारे पास में प्रेशर की लाइन ने ब्लू वाले कर्व को जहां कट किया वहां से वेपर के कंपोजिशन मिलते हैं, तो वाई ए की वैल्यू मिलती है, वाई ए की वैल्यू किस पे आ चुकी है, कैपिटल एक्स ए पे। ओवरऑल मोल फ्रैक्शन ही वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन हो गया, ऐसा तभी होता है जब सब कुछ लिक्विड में वेपर में आ जाए। तो प्रैक्टिकली आप कह सकते हैं सब कुछ वेपर में आ गया, वो ट्रेसेस में क्वांटिटी नीचे बची हुई, वो जो ट्रेसेस में लिक्विड बचा है उसका कंपोजिशन कैसे ऑब्टेन करेंगे, फिर से आपको पता है प्रेशर की लाइन येलो कर्व को जहां कट करती है वहां से आपको लिक्विड का मोल फ्रैक्शन मिलता है। तो ये जो मोल फ्रैक्शन मिला है ये किसका है, वो आखिरी ड्रॉप जो बची है। जब प्रेशर P2 हो गया था उस समय वाई ए तो एक्स ए हो गया था और एक्स ए की वैल्यू यहां कहीं कुछ आ जाएगी, तो दिस एक्स ए विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लास्ट ड्रॉप और द ट्रेसेस ऑफ लिक्विड लेफ्ट। अगर हम प्रेशर को P2 से भी कम कर देते हैं तो सब कुछ वेपर में आ जाएगा, सब कुछ वेपर में आ जाएगा, मतलब ये कंडीशन फॉलो होगी। तो वास्तविकता में आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर P2 के बराबर या उससे कम है तो वाई एक्स ए के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने कंडीशन एक्चुअली, क्योंकि ये दो पॉइंट्स पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होते हैं, तो लास्ट क्लास में हमने ऐसा लिखा था कि जिस समय हमारे पास में P एक्सटर्नल P1 हो जाएगा उस समय एक्स ए कैपिटल एक्स ए होगा, जिस समय एक्सटर्नल प्रेशर P2 हो जाएगा उस समय वाई ए कैपिटल एक्स ए हो जाएगा, ये लिखा था। लेकिन इसके बियॉन्ड भी चलता है, तो यानी आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि अगर P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन इक्वल टू P1, P1 के बराबर या उससे ज्यादा है, तो उस केस में स्मॉल एक्स ए इज इक्वल टू कैपिटल एक्स ए। ठीक है, तो हमने इक्वलिटी के लिए लिखा था क्योंकि वो एक ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बबल पॉइंट अपन उसको बोलते हैं, बट हाँ उससे ऊपर के प्रेशर पे भी ऐसा होगा, ये तो क्लियरली दिख रहा है अपने को। तो आप ये चीज उसमें ऐड कर सकते हैं कि इन इक्वलिटी भी है, P एक्सटर्नल P1 के बराबर या उससे बड़ा होता है तो एक्स ए कैपिटल एक्स ए के बराबर होता है। ऐसे ही P एक्सटर्नल जब लेस देन इक्वल टू P2 होता है उस समय वाई ए कैपिटल एक्स ए के बराबर हो जाता है। ठीक है, और जो इक्वलिटी वाले पॉइंट्स उनको हमने नाम दिया जो आपने लिखा हुआ है। जब P एक्सटर्नल P1 होता है उस समय पहला पहला बबल बना है, प्रेशर घटते घटते यहां पहुंचा और पहला बबल बन गया, उसको बबल पॉइंट बोला गया। ठीक है, जब P2 पे आए तो आखिरी ड्रॉप बची, उसको ड्यू पॉइंट बोला। ड्यू पॉइंट क्यों बोला उसको मैं आपको बताता हूँ लॉजिक। अगर मैं इसको थोड़ा आगे ले जाऊं कहानी को कि प्रेशर को P2 से भी कम कर दिया तो स्टेट कौन सी है, सिर्फ वेपर। अब आप यहां से रिवर्स जाए कि सब कुछ वेपर स्टेट में और हम पिस्टन को नीचे 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 लाते आ रहे, प्रेशर बढ़ाते हुए, एक ऐसा प्रेशर आएगा P2, प्रेशर बढ़ रहा है ना, बढ़ते 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 एक ऐसा प्रेशर P2 आएगा जहां पर पहली पहली ड्रॉप कंडेंस होगी, ओस की बूंद का निर्माण, ड्यू का फॉर्मेशन, ड्यू पॉइंट इसको नाम दिया गया। तो ड्यू पॉइंट नाम प्रोसेस को जब इधर से इधर करते ना, कंप्रेशन जब कर रहे होते हैं गैस का या वेपर का, जब पहली बार कंडेंसेशन चालू होता है, ड्यू फॉर्मेशन होती है, इसको ड्यू पॉइंट बोला गया। ठीक है, तो लास्ट ड्रॉप का कंपोजिशन या ड्यू पॉइंट के ऊपर कंपोजिशन बोल सकते हैं आप, यहां जो मिल रहा था। और इधर से जब आ रहे थे तो पहला पहला बबल प्रोड्यूस हुआ, इसको बबल पॉइंट या फर्स्ट वेपर का कंपोजिशन हम ये बोलते हैं, ये वाला। ठीक है, यही सब बातें अपने बताने की थी। लास्ट क्लास के अंदर एक चीज हो गई थी कि अपनी क्लास में तो शायद ये ठीक लिखा था मैंने इसके बाद के पॉइंट्स, लेकिन अपनी वो पीडीएफ ठीक से बन नहीं रही थी, तो मैंने मॉर्निंग फेज की बैच की पीडीएफ आप लोगों को भेजी थी और उसमें कुछ चीजें थोड़ी उल्टी पुल्टी हो गई। ठीक है,
उसमें उल्टा पुल्टा क्या गलती से लिख दिया था कि जो बीच वाला पोर्शन है, ये शायद आपने स्लाइड से अगर नोट किया जिन्होंने, तो उसमें करेक्शन कर लेना। P एक्सटर्नल जब P2 से बड़ा और P1 से छोटा होता है, P एक्सटर्नल जब P2 से बड़ा और P1 से छोटा होता है, यानी ये बीच वाली रेंज P1 और P2 के बीच में, तो वहां पर लिक्विड और वेपर दोनों फेज होती है। इसके ऊपर प्योर लिक्विड था, यहाँ पे लिक्विड वेपर जनरेट हुआ पहली बार, फिर पूरे टाइम पे लिक्विड वेपर का इक्विलिब्रियम चलेगा और यहाँ पर लास्ट पे इधर आकर के प्योर वेपर हो जाएगा। तो वहां पे लिखने में गलती में ये ऐसा हो गया कि P1 इधर लिख दिया और ये P2 उधर लिख दिया है ना। स्लाइड में जिन्होंने नोट कर लिया स्लाइड में, उसमें ये करेक्शन है। वो फर्स्ट सॉरी मॉर्निंग का जो बैच रहता है, मॉर्निंग के बैच के अंदर ऐसा वो स्लाइड में गलती से चला गया था, और वही स्लाइड आपके बैच में शेयर की गई थी, क्योंकि आपके बैच वाले की स्लाइड ठीक से लेक्चर की बन नहीं पाई थी, उसमें कुछ चीजें कट रही थी। ठीक है, तो जिन्होंने स्लाइड से नोट्स बनाए उसमें ये करेक्शन जरूर कर लेंगे, इधर P2 है इधर P1 है। ठीक, एक आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि हमने एक चीज लिखी थी, ठीक है, इधर वाला पोर्शन में मिटा के बताता हूं, ये सब नोट किया है आपने पहले से, ये आपकी स्लाइड में है, तो इसकी चिंता मत करो, तो सिर्फ समझाने का पार्ट चल रहा था। एक चीज हमने ये और बताई थी कि YA की वैल्यू XA से बड़ी आएगी, यानी कि A जो कि ज्यादा वोलेटाइल लिक्विड है, देखो PA0 PB0 से बड़ा है, इसका मतलब A ज्यादा वोलेटाइल नेचर का है। तो सॉल्यूशन में जो ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट है उसका वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन उसके लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन से हमेशा ज्यादा होता है। ये हमने लैंग्वेज में लिखा हुआ है और हमने ऐसा भी लिखा है उसको, ठीक है। और अगर आप लेस वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए बोलेंगे तो ये एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, यानी YB इज लेस देन XB। लैंग्वेज में बोले तो क्या होगा, द मोल फ्रैक्शन ऑफ लेस वोलेटाइल कंपोनेंट in vapor phase is less than its mole fraction in liquid phase। तो आपने जहां पे ये चीज लिखी थी लास्ट में, उसके साथ में आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि जो दूसरा कंपोनेंट है उसके रेस्पेक्ट में ये चीज एग्जैक्टली उल्टी, ठीक है। इसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक। तो सब बच्चे इस चीज को इसमें ऐड और कर लेंगे कि y ग्रेटर देन x, ये तो अपन ने लिखा था, ये और नोट कर लो कि YB की वैल्यू XB से कम है। यहां पे हमने दोबारा क्लैरिफिकेशन के लिए आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, कम शब्दों में अगर लिखना हो तो ये हो जाएगा A इज मोर वॉलेटाइल। तो ऐसा है, किसी दिन आपके नोटेशन में A B बदल गए, पलट गए, B ज्यादा वॉलेटाइल हुआ तो ये चीज पलट जाएगी, ठीक है। अगर A वॉलेटाइल है, ज्यादा वॉलेटाइल है, तो ये चीज है और ये चीज है, ठीक है। अगर B वॉलेटाइल हो गया तो ये इनइक्वालिटीज फ्लिप हो जाएंगी। इस चीज को उससे के आगे कंटिन्यूएशन में नोट कर लें, ठीक है। ठीक है, सारे पॉइंट कर लिए गए हर्ष। आज का ही टॉपिक है, ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है, समराइज करना जरूरी होती है चीजें, तो समराइज कर दी। तुम्हें क्लियर है, बहुत अच्छी बात है बेटा, बाकियों के लिए भी अपन क्लियर कर रहे हैं एक बार। अब इसको अपन ने प्रूव किया था, मतलब यहाँ पे ग्राफ में बताया था कि ऐसा क्यों है। आप कहीं पर भी लाइन देख लें, जैसे P1 से लेके P2 तक की जो भी लाइनें बीच में बनेगी, तो उसमें हमेशा प्रेशर की लाइन पहले येलो कर्व को कट करेगी और फिर ब्लू वाले को कट करेगी। येलो को कट करना मतलब XA वैल्यू, स्मॉल XA वैल्यू, और ब्लू कट करना मतलब YA वैल्यू। तो स्मॉल XA वैल्यू YA वैल्यू से हमेशा छोटी आ रही, तो XA YA से छोटा आ रहा है, ठीक है। ये अपने को ग्राफ से दिखता है। कई बच्चों के फिजिकली सोच के समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, वो डिस्कशन आप अलग से मेंटर से कर सकते हैं, मेरे से भी कर सकते हो क्लास के बाहर, ठीक है। इस क्लास में अपन उसको नहीं डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकली इस चीज को और प्रूव किया जा सकता है, तो उसके लिए आपको सीधा सीधा बस यही करना है। जैसे आपको ये याद होगा कि रावर्ट्स लॉ से हम प्रेशर को क्या लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैन बी रिटन एज PA0 XA, और डाल्टन्स लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर, P सॉल्यूशन या PT जैसा भी बोले अपन। तो ये हमारे पास में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए दो तरीके से लिखा गया, रावर्ट्स लॉ से और ये डाल्टन्स लॉ से। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अपन ने लिखा हुआ बॉक्स में बंद किया हुआ है। यहां से अगर आप एक चीज देखें, रेशियो अगर देखें, जैसे मैं XA अपॉन YA देखो, है ना, XA अपॉन YA, दिस विल बी PS अपॉन PA0। तो आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन का प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू PA0 होती है, और वो कब होती है, जब प्योर ए मिलता है। अगर प्योर ए का केस के अलावा बाकी केस में हम जहां देखेंगे
तो उन सिनेरियो में ऑफ कोर्स ये प्योर ए के लिए, प्योर ए के केस में यहाँ पर इक्वल हो जाएगा, वाई एक से बराबर होता है, ये देखो। तो सॉल्यूशन के अंदर बात हो रही है, अगर प्योर पे आ गए, अब सॉल्यूशन नहीं रहा, तब तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन का प्रेशर इस येलो लाइन पे कहीं पर भी इस पीए नॉट वैल्यू से, जो पीए नॉट वैल्यू है वो यहाँ पे आ रही है, उससे नीचे जा रहा है, तो पीएस इज लेस देन पीए नॉट, दिस रेशियो इज लेस देन 1, ठीक है। तो एक्स ए बाई वाई इज लेस देन 1, ये वाली प्रूव हो गया मैथमेटिकली, ठीक है। इसका मैथमेटिकल प्रूफ ही आ जाता है। कंडीशन एक्स ए वाई इक्वल टू 1 वाला केस नहीं लेना है, वो सॉल्यूशन है नहीं एक्चुअली, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे, ठीक। कैपिटल एक्स भी सिमिलर है, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे एक्स ए को बोल रहे हो वहां पे आप कैपिटल एक्स बी, इसका 1 आप सारी चीजें बी के नोटेशन में बोल सकते थे, ठीक है। वैल्यू कुछ आ जाएगी, तो ए के रेस्पेक्ट में बनाते हैं, उसके थ्रू चलते जाएंगे अपन। और आपको याद हो गया, हमने बोला था दिस वाज द वेरिएशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर, P1 पे यहाँ पर मोल फ्रैक्शन था इसका, फिर जब P2 आया तो वेपर का मोल फ्रैक्शन कहाँ पे आ गया, एक्स ए पे, तो ये घटते 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 यहाँ पे आया, और उस दौरान लिक्विड का मोल फ्रैक्शन एक्स ए से घट करके यहाँ पे आ गया। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेज, दिस इज द मोल वेरिएशन ऑफ वाई ए, ठीक है, इज गिवन एक्स ए के लिए। एक चीज आखिरी चीज में एक्स्ट्रा और बता देता हूँ, जो बच्चे कई बार पूछ लेते हैं कि सर इस प्रेशर पे क्या, सब बच्चे इधर ध्यान से देखेंगे, मैंने एक रैंडम प्रेशर ड्रॉ कर दिया P1 से ऊपर, कि सर ये प्रेशर की लाइन भी तो कहीं कट कर रही है, यहाँ पर एक वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे एक वैल्यू मिल रही है, ये कौन से मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शंस आपके इस सॉल्यूशन के लिए जिसका कैपिटल एक्स फिक्स था उसको करस्पॉन्ड नहीं करते हैं। आपके मोल फ्रैक्शंस वाई ए की वैल्यू इस रेंज के बाहर नहीं जा सकती थी, ठीक है। तो ये जो वाई ए मिल रहा है वो इस कंपोजिशन के लिए है ही नहीं, वो यहाँ पे स्टैंड ही नहीं करता। अगर आपने कोई दूसरा सिस्टम लिया होता जिसमें एक्स ए शिफ्टेड होता है इधर, मे बी वो वैल्यू इसके लिए करस्पॉन्ड कर जाती। तो all those values of XA and YA which are obtained for pressures greater than P1 or less than P2 will not belong to this composition, उनका कोई significance यहाँ पर इस solution के लिए नहीं है, ठीक। भाई दिख रहा हो तो pressure of solution yellow line it is less than PA naught, ठीक है। pressure of solution ये yellow line है और PA naught की वैल्यू ये मैक्सिमम दिख रही है, यहाँ पे PA naught ड्रॉ करेंगे अगर आप, तो pressure of solution कहीं भी किसी भी पॉइंट, सपोज ये वाले वैल्यू पर करता हूँ, this value is clearly less than that, तो pressure of solution कम आ रहा है हमारे पास में, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। आपने आज के पार्ट में क्या एक्स्ट्रा ऐड किया होगा, एक तो ये ऐड किया, किसी ने अगर ये डेरिवेशन टाइप इसका छोटा सा ऐड नोट किया तो ये नोट करने वाला एक पॉइंट हो सकता है, बाकी सब चीजें पुरानी है, ठीक है। तो मैं मिटा देता हूं। चलो अब हम लोग कर लेते हैं सवाल। तो आज के दिन में सवाल जाएंगे। सब बच्चे बढ़िया से अलर्ट हो जाएं, सारी बातें पीछे की रिकॉल रिवाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है अगर कर रहे हैं तो ना, तो सवालों में आसानी रहेगी। पहला सवाल, क्वेश्चन नोट करेंगे, मैं डिक्टेट करूंगा साथ साथ में आप लिखते जाइएगा। Which of the following plots will be linear? Which of the following plots will be linear? ठीक है, मोर देन वन करेक्ट हो सकता है। पहला केस PS वर्सेस स्मॉल एक्स ए, दूसरा केस PS वर्सेस Y, तीसरा केस 1/PS वर्सेस Y, चौथा केस 1/XA वर्सेस 1/YA। ठीक है, मोर देन वन करेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब ACD 1 2 3 नंबरिंग है तो 1 2 3 से बताया करो। ABCD में क्यों जाते हो? 1 and 3 राघव ने बोला है, सत्यदेव ने बोला है, ACD यानी 1 3 4 बोल सकते हैं। 1 and 4 1 3 4 1 4 1 3। ठीक है, 1 3 वाला पार्ट मेजोरिटी लोग बोल रहे हैं, बाकियों का भी देखते हैं। ठीक है, तो बहुत वैरायटी के आंसर आ गए।
चलो फटाफट देखते जाएंगे, आगे बढ़ना, अगले सवाल पे जाएंगे फिर अपन। अब सब बच्चे टाइप करना बंद करके इधर ध्यान से सुनेंगे। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वर्सेस एक्स, ये तो अपन ने ग्राफ बनाया था, येलो वाली लाइन, ठीक है। लीनियर वेरिएशन होता है तो डायरेक्ट अपने को पता है। फिर आपको ये पता है कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वर्सेस वाई लीनियर नहीं होता है। आपको अगर इक्वेशन याद हो 1/PS वाली, है ना, मैंने बोला था कि राउल्ट्स लॉ के थ्रू अपन ये वाला रिलेशन डायरेक्ट याद कर सकते हैं, सारे प्रेशर को रेसिप्रोकल में ले जाओ। तो 1/PS इज y/PA0 प्लस yb/PB0। इसमें yb को 1 - ya लिख लेंगे, तो यानी 1/PS और y का y इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्मेट आ जाएगा। तो थर्ड वाले केस के लिए ये वाला जो रिलेशन अपन ने लिखा हुआ है ये आपके काम आ जाएगा, इसके थ्रू जा सकते हैं आप। तो PS वर्सेस y इज नॉट लीनियर, 1/PS वर्सेस y इज लीनियर। तो इन दोनों में से तो कोई एक ही ठीक होना था, ये वाला ठीक है। और इसके पीछे का लॉजिक ये वाला फॉर्मूला जो आपने नोट किया हुआ है, ये वाला रिलेशन फोर्थ वाला, ये अपन देख लेते हैं, ठीक है। डी के लिए क्या करेंगे अपन, तो फोर्थ वाले केस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस इज द सॉल्यूशन पार्ट या हिंट बोल सकते हैं आप। थर्ड के लिए दिस इज द हिंट, फोर्थ वाले के लिए देखते हैं। तो हमारे पास में रिलेशन मैंने बोला था एक बहुत काम आता है, अभी भी लिखा था थोड़ी देर पहले, राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ का कॉम्बिनेशन। तो राउल्ट्स लॉ कहता है कि ए का प्रेशर PA0 x से होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि ए का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज बाय ए इनटू टोटल प्रेशर, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS या PT, ठीक है। यहां से अपन चीजों को अगर देखें तो क्या क्या जा रहा है, तो एक काम करता हूं मैं, एक्स को इधर भेज देता हूं, वाई को इधर भेज देता हूं। PA0/y और PA0 को भी इधर भेज देता हूं, ये अच्छा रहेगा, ये हमारे ज्यादा फायदे की चीज है। तो 1/y को इधर रख लेते हैं, बाकी सब इधर भेज देते हैं। So we will have PS/PA0 into 1/x है, ठीक है। ये PA0 x से PS के नीचे आ गया। अब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को अपन लोग लिख सकते हैं PA0 XA प्लस PB0 XB, और अपॉन में क्या चल रहा है, PA0 XA, ठीक। तो इसको स्प्लिट कर दोगे आप लोग, ये फर्स्ट टर्म कट जाएगी, इधर की तरफ XB/XA आ जाएगा, XB को 1 - XA लिख लेना, ठीक है। तो दिस इज द हिंट, आगे की पार्ट में नहीं जा रहे, आप घर पे कर लेंगे, वो आ जाएगा, यानी लीनियर आएगा ये वाला केस भी, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को अपन ने ऐसा लिख लिया स्प्लिट करके, और डिनोमिनेटर में PA0 XA से डिवाइड कर दिया, और XB को 1 - XA लिख दिया। तो हमारे पास में 1/YA और 1/XA का लीनियर वेरिएशन आने वाला है। सो दिस इज ऑल्सो द सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट वाला तो डायरेक्ट ही है, देखो पीछे ही चीजें रिवाइज करोगे बेटा तो याद ये अपने को दिखेगा। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और एक्से का रिलेशन अपन ने पूरा लिखा हुआ है, पीछे पन्ने पलट के आपके नोट्स में देखना है, और अभी प्लॉट किया था अपन ने प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन थोड़ी देर पहले। इधर आपने फटाफट बताऊं, ये वाला वेरिएशन, ये प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की लाइन तो है, किसके अगेंस्ट चल रही थी, एक्से के अगेंस्ट। एक्से जब वेरी करता है तो लीनियरली वेरी करता है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वर्सेस एक्से इज लीनियर। इक्वेशन पीछे वाले पेजेस पे आपके देख लेना दोबारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, अगले साल पे आते हैं। हिंट्स मैंने बता दिए, इससे आगे प्रोसीड कर जाएंगे, ठीक। एक बार मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, तब तक आप में से कुछ लोग कुछ नोट करना चाहें, नोट करने के लिए जगह थोड़ी दिखने वाला पार्ट कम हो रहा होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अगला सवाल, अगला सवाल अपन लोग एक रिलेशन चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप ये वाला ग्राफ बना लो जो अपन राउल्ट्स लॉ में बना रहे थे। ये प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की लाइन, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के प्रेशर इधर बना देता हूं मैं,
ठीक है, इधर की तरफ एक्स ए इक्वल टू 0, एक्स ए इक्वल टू 1, दिस इज पी ए नॉट, दिस इज पी बी नॉट। ठीक, आपको पता है दिस इज द लाइन ऑफ प्रेशर ऑफ ए, दिस इज द लाइन ऑफ प्रेशर ऑफ बी, दिस इज द लाइन ऑफ प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर कहीं पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, और इसके अंदर कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। दिस इज पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट बी, यहाँ जो इंटरसेक्ट हुए पॉइंट सी, और ये लास्ट में पॉइंट बी। ठीक है, इस ग्राफ में एक लाइन ड्रॉ की अपन ने, ये इनको इन लोकेशन पे कट करिए, ए बी सी डी। ठीक है, क्वेश्चन इज व्हाट इज relation between CD, BD and AD? कोई रिलेशन है भी कि नहीं? ठीक है, इन सब के बीच में क्या रिलेशन है? ठीक, इसका आंसर बताना आपको। ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी और सी डी बराबर हो जाएंगे। खैर यहाँ पे जो लिखे हैं उनके बीच में रिलेशन बताओ, यहाँ पे जो लाइंस हैं उनके हिसाब से। हाँ, मतलब कि कोई रिलेशन इनके बीच में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है, ये जो तीन चीजें क्या आपस में किसी रिलेशन से रिलेट हो पाती हैं या नहीं हो पाती? ठीक है, मतलब एक मैथमेटिकल इनका कोई इक्वेशन जैसा आपस में रिलेशन बन सकता है कि नहीं बन सकता है? साहिल ने बोला है कि ए डी इज इक्वल टू सी डी प्लस बी डी। ठीक है, ठीक है, चैतन्य उसी से रिलेटेड है बेटा, थोड़ा सा अलग डायमेंशन में सोचना पड़ता है तो दिखने लगता है। ठीक है, अगर अपने को ये चीज दिख नहीं रही है तब दिख जाएगी। कुछ बच्चे बोल रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ रिलेशन का। इसका आंसर जो है, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हर सवाल ही पढ़ा दिया जाए, हर सवाल के अंदर जो कुछ हो सकता है वो सब पढ़ा दिया जाए, वो नहीं होता। तो आपको तो एक थ्योरी का बेसिक पार्ट पढ़ा सकते हैं, और भावी इंजीनियर से एक्सपेक्टेड है कि उसके अंदर की चीजें सोच करके एनालाइज करके रिलेट करना सीखे, जैसे कुछ बच्चे कर रहे हैं और आंसर भी दे रहे हैं। ठीक है, तो सही रिलेशन इज ए डी इज सम ऑफ सी डी प्लस बी डी। ए डी इज सम ऑफ सी डी प्लस बी डी। अब ये ग्राफिकली नहीं दिखता यहाँ पे ना इमीडिएटली, या ग्राफिकली बोले कि हाँ मतलब जो अपने को दिख रहा है कि यार ए बी प्लस बी डी होता तो ए डी हो जाता, ऐसा दिख जाता है। बट ये थोड़ा अलग सा कॉम्बिनेशन है कि सी डी के अंदर बी डी को ऐड किया तो ए डी बन गया, ये कैसे प्रूव करें? तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें ग्राफ में अगर ध्यान हो कि यहाँ पे कौन सी लाइन क्या थी, तो ये ए डी क्या है? ये प्रेशर की वैल्यू है ना, ये व्हाइट लाइन सॉल्यूशन का प्रेशर है। सो ए डी, दिस हाइट वर्टिकल एक्सिस पे प्रेशर है, सो ए डी रिप्रेजेंट्स प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब कुछ बच्चों को दिखने लगा होगा, चमक रहा होगा कि ए डी सॉल्यूशन का प्रेशर है। सी डी, अगर आपको याद होगी ये वाली जो लाइन होती थी, दिस वाज प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ बी की लाइन जा रही है। तो यहां पर इस कंपोजिशन के ऊपर प्रेशर ऑफ बी सी डी है, तो ये है प्रेशर ऑफ बी और बी डी, क्योंकि ये लाइन प्रेशर ऑफ ए की लाइन है, ये लाइन प्रेशर ऑफ ए की लाइन है, तो इस कंपोजिशन पे प्रेशर ऑफ ए की वैल्यू है बी डी। ठीक, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ऐसे रिलेट हो जाता है। बस यही सोचने वाला पार्ट आप लोगों को थोड़ा सा ग्रो करना रहेगा। तो रिलेशन ये है, ए डी इज इक्वल टू सी डी प्लस बी डी, क्योंकि ये लिखा हुआ है पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, हाँ सनत तुमने सही कहा, उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा है, बट माई पॉइंट वॉज इसके अंदर क्या रिलेशन है अपने को वो रिपोर्ट करना। मैंने भी तो ये बोला, मैंने थोड़ी बोला कि तुम्हारा गलत है, तुमने जो बोला गलत है, बट यहाँ पे क्या रिलेशन अपने को बोलना है। तो अगर अपन ने वो सोच लिया तो उसके आगे अपने को ये रिलेशन पे आके आंसर रिपोर्ट करना हमेशा। ठीक है, चलो, हाँ ये सिंपल था लेकिन ये दिखता नहीं ना कई बार, यही तो इंटरेस्टिंग चीजें होती।
ये फटाफट नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से, ज्यादा कुछ नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, जिन्होंने सही आंसर दिया बहुत बढ़िया। ओके चलिए भाई, नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे हम। नेक्स्ट अपने लिए बेसिकली पीडीएफ में मैंने सवाल लेके आया था, उस पर चलते हैं अपन। चलो सवाल आ गया नोट करने के लिए। ठीक है, मैं डिक्टेट कर देता हूं साथ में, ठीक, ताकि आपको नोट करने में आसानी हो जाएगी। जिन बच्चों को स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, मोबाइल लेके बैठे हैं, छोटी छोटी स्क्रीन है बच्चों के पास, तो मैं बोल देता हूं, फटाफट नोट करेंगे। बेंजीन, ब्रैकेट में इसका प्रेशर लिख रहे हैं PA0 इक्वल टू 200 mm ऑफ Hg। तो सवाल शुरू है, बेंजीन ब्रैकेट में PA0 इक्वल टू 200 मिलीमीटर ऑफ Hg, ब्रैकेट क्लोज, एंड टोल्यूइन, टोल्यूइन के लिए प्रेशर ब्रैकेट में PB0 इक्वल टू 100 मिलीमीटर ऑफ Hg, ब्रैकेट में 100 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, अब मैं प्रेशर वैल्यूज बोले बिना पढ़ता हूं। बेंजीन एंड टोल्यूइन आर मिक्स्ड, benzene and toluene are mixed to produce, benzene and toluene are mixed to produce an ideal solution, are mixed to produce an ideal solution. Find, are mixed to produce an ideal solution. थोड़ा स्पीड बढ़ाए ना नोट करने की। Find the vapor pressure, शॉर्ट में VP लिख सकते हैं आप लोग। Find the VP, vapor pressure of the solution, and the mole fractions. Find the VP of the solution and the mole fractions in vapor phase, and the mole fractions in vapor phase, यानी YA YB बोल सकते हैं आप या लिख सकते हैं, and the mole fractions in vapor phase for the following cases। ठीक है केशव, देखेंगे अभी, है ना, तुम्हारा आंसर भी देख लेंगे। For the following cases, तो स्टार्टिंग से पढ़ूं। बेंजीन एंड टोल्यूइन आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस एन आइडियल सॉल्यूशन। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ the solution and the mole fractions in vapor phase for the following cases। पहला केस, 1 mole benzene plus 2 mole toluene, 1 mole benzene plus 2 mole toluene, 1 mole benzene plus 2 mole toluene। दूसरा केस 40% by mole benzene। सेकेंड केस 40% by mole benzene। सारा साल एक साथ ही नोट कर लो, 40% by mole benzene। Third, 39% by mass benzene, 39% by mass benzene, 39% by mass benzene। और fourth is 2 molal solution of benzene, molality 2 दे रखी है ना, 2 molal solution of benzene in toluene, 2 molal solution of benzene in toluene, यानी molality of benzene in toluene is 2। फोर्थ वाला केस होमवर्क ले लेंगे, है ना, थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन जाएगी तो यहाँ टाइम लग जाएगा, बट आप अप्रोच वाला पार्ट पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, फिर समय लगाना तो घर पे होमवर्क के तौर पे फोर्थ वाला केस होमवर्क मान लें। ठीक है, तो अब आप लोग शुरू करें। कुछ बच्चों ने आंसर देने शुरू कर दिए हैं। ठीक है भाई, अब आंसर मैं चेक करता हूं। 400/3 जो आपने क्या बताया, ये प्रेशर बताया, ऑफ कोर्स मोल फ्रैक्शन तो हो ही नहीं सकता, तो टोटल वेपर प्रेशर एक बच्चा बोल रहा है फर्स्ट वाले का 400/3। तनिषा ने फर्स्ट और सेकंड में आंसर निकाले 250/800। सुजल 400/3, सत्यदेव 400/3, यश शर्मा भी सेम आंसर। तो 400/3 पे कुछ करीब 5-6 बच्चे दिख रहे हैं अभी फर्स्ट वाले का। 200/3 राघव ने बोला है, निशिका 400, जाकी और बहुत सारे लोगों ने 400/3 बोला। ठीक है, काफी सारे लोग 400/3 बोल रहे हैं। जिस स्पीड से रेस्पॉन्स आने लगे हैं पहले केस के अंदर, सफिशिएंट टाइम हो चुका है, मतलब ऐसा मान ले। ठीक है, अब अपन इसको देख लेते हैं। फर्स्ट वाला केस अपने को फटाफट देखो, मोल फ्रैक्शंस, टोटल मोल कितने, 3 मोल, तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना गया, 1/3। टोल्यूइन का कितना गया, 2/3। बेंजीन के लिए सिंबल PA0 यानी ए लिया बेसिकली, तो ए अपना बेंजीन हो गया। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट अपन सॉल्व करें, तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू PA0 XA
पी नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ये फॉर्मूला सीधा सरल लगा देना है, डेटा प्लग कर देना है। तो बेंजीन का प्रेशर दिया है 200, मोल फ्रैक्शन बेंजीन का आ जाएगा 1/3, क्योंकि इसका 1 मोल 3 मोल में पाया जाता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 1/3। उधर टोल्यूम का प्रेशर है प्योर सेट का 100 और मोल फ्रैक्शन उसका है 2/3, तो 200/3 200/3 टोटल 400/3, ठीक है, 400/3 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये एक आंसर आ गया आपका, बहुत सरल स्पष्ट फॉर्मूला एकदम, ठीक है। 406 लग रहा होगा, 400 है, और इसकी काम लग रहा है मिटाने के लिए पीडीएफ में, ठीक है। ये 400/3 है, ठीक है, आ गया आप लोगों का। दूसरी चीज पूछी थी इसके अंदर, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। भाई अगर आप देखें एक चीज यहाँ पे डायरेक्टली दिख रही, बिना सॉल्व किए मैं आगे निकाल सकता हूं कि जो ये वाला पार्ट ये क्या है, प्रेशर ऑफ ए, ये पार्ट क्या है, प्रेशर ऑफ बी, दोनों की वैल्यू 200/3 आ रही है, यानी ए और बी का प्रेशर कंटेनर में एक जैसा है। अगर दो कंपोनेंट बिल्कुल सेम प्रेशर लगा रहे हैं, इसका मतलब दोनों का जो मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में वो 50-50% के हिसाब से जा रहा है, 1/2 आएगा, ठीक है। जैसे इस रूम में हमने पहले एग्जांपल लिया है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दो कंपोनेंट मिलकर एयर बना रहे हैं सपोज, तो टोटल प्रेशर 1 atm है, अगर उसमें 0.5 atm नाइट्रोजन लगाए, 0.5 atm ऑक्सीजन लगाए, मतलब उनका मोल फ्रैक्शन 1/2 आ जाए। तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ, जो लोग पूरा लिख के करना चाहे वो लिख के कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे भाई, वो लिख देंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू अनडू का ऑप्शन नहीं, इधर मिटाने का ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, ये सिलेक्शन वाला ही है, ठीक है, ओके। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी YA इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना है, 200/3, तो यहाँ पे डेटा प्लग कर सकते थे अपन। लेफ्ट हैंड साइड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए यानी फर्स्ट टर्म ये 200/3 इज इक्वल टू YA इनटू टोटल प्रेशर विच इज 400/3, 400/3, ठीक है। तो यहां से YA की वैल्यू हाफ आ गई, बहुत ही सरल था। सेकंड वाले के आंसर पे जाएंगे ना, फर्स्ट वाले का आंसर 400/3 जिन्होंने बोला, YA की वैल्यू 1/2। सेकंड वाले के आंसर देखेंगे फटाफट, साहिल बोल रहे हैं 140, काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं 80/3 भी बोल रहे हैं, 770/5, 140 इज डोमिनेटिंग द चार्ट्स, ठीक है। सब लोग, जटायु भी आ गया है 140 पे, ठीक 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 ठीक, काफी सारे लोग 140 पे चल रहे हैं, बॉबी भी आ चुके हैं, ओके। चलिए बच्चों, अब टाइप करना बंद करेंगे, ये फटाफट नोट वोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो ना, इसी के अंदर मैं करते जाऊंगा इसके साथ में सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें स्लाइड होने के साथ ये समस्या चल रही है। मैंने सोचा था खाली पेजेस लाया था कि नीचे लिख लेंगे, लेकिन ये यहीं रह जाता है और सवाल खिसक जाता है, तो अपन को यहीं पे करना है जो भी करना है, ठीक। ये सीधा सरल सॉल्यूशन। वैसे थोड़ा अपने आप पे भरोसा रखो कि अपने वो चीजें, कई बार बच्चे बहुत डिपेंडेंट चलते हैं कि यार मुझे नोट नहीं किया। आप थोड़ा चीजों को समझने पे ज्यादा फोकस करो, कभी बाई चांस छूट जाएगा तो वैसे भी स्लाइड में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ना, हालांकि इसकी स्लाइड दिक्कत आई शेयर करने में, क्योंकि इसके ऊपर मिटा के करने वाले हैं, सॉरी ये स्लाइड ये शेयर नहीं हो रहा है, ये आप ऐसे देख के समझ जाओ, सीधा फॉर्मूला क्या लगा तो उसको थोड़ा ध्यान रखो, ठीक। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच से हम नहीं जा रहे। चलो भाई दूसरे सवाल पे आते हैं। सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। 140 काफी सारे बच्चे बोल रहे थे। सेकेंड पार्ट के अंदर 40% बाय मोल, सेम कैलकुलेशन है ना, 40% बाय मोल यानी कि मोल फ्रैक्शन 0.4 हो गया। तो सेकेंड पार्ट के अंदर अपने को डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मिल गई स्मॉल एक्स से। आपको पता है परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं, ये परसेंटेज है, मोल परसेंटेज से मोल फ्रैक्शन बनाना है तो 100 से डिवाइड किया, सीधा 0.4 आ गया। अगर ये 0.4 है तो एक्स भी 0.6 है, तो ये सवाल पिछला वाला रिपीट हो जाएगा विद दिस डेटा, ठीक है। तो आपको वापस ये फॉर्मूला लगा देना है, पी एस बराबर पी नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। पी नॉट की वैल्यू पता है, पी बी नॉट की पता है, एक्स एक्स बी की पता है। बहुत सारे बच्चे 140 बोल लेते हैं, मैं मान लेता हूँ ना, इतने सारे बच्चे कैलकुलेशन से 140 आ जाता होगा, बच्चों पे भरोसा कर लिया मैंने, बच्चे भगवान का रूप, सही बोल रहे होंगे। 140 मिलीमीटर एच जी 139 आ रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत 19-20 कुल मिला के लॉजिक पकड़ लो, डेटा प्लग करके कैलकुलेशन हो जाएगी। केमिस्ट्री का पार्ट हो गया, मैथमेटिक्स छोड़ देते हैं यहाँ पे।
ठीक है, अब सेम कहानी, ये वाला पार्ट क्या होता है आपका, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, राउल्ट्स लॉ से तो लिखा होता है ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो अपने पास में सब कुछ अवेलेबल हो चुका है, एक्स ए पता है, पी ए नॉट पता है, तो पी ए आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पता है, टोटल प्रेशर पता है, तो वेपर प्रेशर, सॉरी वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। वो क्या हमारे पास में, हमने बताया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैन बी रिटन एज पी ए नॉट, वापस ये गलत लिख देता हूँ मैं बार, राउल्ट्स लॉ से नहीं जाना अपने को, डाल्टन्स लॉ से जाना है, इज इक्वल टू सॉल्यूशन का प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज। अब सॉल्यूशन का प्रेशर यहां से निकाल लोगे, पी ए यहां से निकल ही चुका है, वाई ए फिर से निकल जाएगा। वाई ए की वैल्यू कितनी आ रही बच्चों, अच्छा थर्ड वाले का 139 है, सेकंड वाले के अंदर वाई ए की वैल्यू बताना, 4/7 बोल रहे हैं ना मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करने पर मेजोरिटी बच्चे बोल रहे हैं 4/7, तो ये आप जरूर चेक कर लेना, है ना, हो सकता है कई बार कुछ गड़बड़ हो जाए थोड़ा बहुत, बट मेजोरिटी बच्चे बोल रहे हैं, मैं इसको वेरीफाई नहीं, आप लोग घर पे कर लेंगे बाकी लोग भी दोबारा से, 4/7, ठीक है मान लेते हैं, नोट कर लोगे। थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर आपने आंसर निकाला है कुछ बच्चों ने, थर्ड के अंदर आंसर क्या आ रहे हैं, थर्ड के अंदर प्रेशर की वैल्यू आदित्य बोलते हैं 500, आदित्य अच्छा एक चीज और बता दो, देखो हमारे पास जो कुछ पॉइंट्स है ना स्मार्टली काम आ सकते हैं एग्जाम में, टाइम सेविंग जो पॉइंट्स रहते हैं ऑप्शन के थ्रू जाने में। देखो हमारे पास दोनों कंपोनेंट के प्रेशर कितने हैं, 100 और 200, और आपने अभी भी देखा था कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए या जिसमें हम राउंड से पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन का प्रेशर कभी भी पी ए नॉट से ऊपर नहीं जाता, ये कंडीशन मैंने लिखी हुई है, अपर लिमिट 200, तो आपका आंसर इससे बाहर नहीं जाएगा सॉल्यूशन के प्रेशर का, ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो 100 और 200 के बीच में आएगा, तो जिनका भी आंसर 100 और 200 के बाहर जा रहा है वो गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो जिनका 500 आया है पक्का गलत किया बेटा आप लोगों ने कुछ, ठीक है, 100 और 200 के बीच में आएगा, 150, 139, 141.667, ठीक है, ऐसे कई सारी कैलकुलेशन आ रही है। चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं, चलो है ना, तो बच्चे कह रहे थोड़ा सा वेट कर ले, अभी बस आंसर रिपोर्टिंग एक बार बंद ही कर दो ना, लंबा आंसर देख लिया, अगर जिन्होंने एक बार रिपोर्ट कर दिए, मैंने देख लिया आंसर मोस्टली 150, 139, 141.667, कुछ ने 500 वगैरह लिखा है, तो बाकी बच्चे थोड़ा टाइम ले लें, अब मैं एकदम शांत हूं, करो। ठीक है बच्चों, मैं नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ, आपके आंसर्स मेरे पास में आते जा रहे हैं ना। आदित्य ने आंसर चेंज किया शायद, पहले 500 बोला था क्या आदित्य, अभी 500/3 बोल रहे, या पहले बोला ही नहीं था 1000/7, एक्स बी 0.6 कैसे है, कुछ बच्चे बहुत छोटी छोटी बातों में टक रहे हैं बच्चों, एक्स ए और एक्स बी का सम 1 होता है, अगर एक्स ए 0.4 आपको क्लियर है तो इन दोनों का सम 1 होता है, ये बात याद रखो। एक काम क्या करो, जो भी चैप्टर में अपन ने चीजें पढ़ी हुई है ना, उसके अंदर जो जो चीजें आपको लगती है जैसे अब ये काम आ गई, तो जिनको इनमें दिक्कत होती है वो चीजें लिख के रखे समरी में कि ये सारी काम की बातें दिख रही है, ये फॉर्मूला काम का दिख रहा है, ये फॉर्मूला काम का दिख रहा है, बॉक्सेस में बंद करके रखो, एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है आपके लिए, भी आप कुछ भूल जाते हैं तो बंद करके रखो, ठीक है। अप्रोक्सीमेट निकाल सकते, सही बात है, जिनकी कैलकुलेशन में थोड़ा टफ जा रहा होगा, तो मैं तो अप्रोक्सीमेशन लेने वाला हूं ना। चलो भाई शुरू करते हैं अब, तो सेकंड पार्ट को हटाते हैं, थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर जो चीजें थोड़ी बदल गई हैं, हमें ये पता है, इतना चीज हमारे दिमाग में बैठ गई है कि हमें कोई भी प्रेशर वगैरह निकालना है तो हमें मोल फ्रैक्शंस की जरूरत पड़ रही है अभी तक चैप्टर में, और यहाँ पे डेटा दिया मास के टर्म्स में, तो अपन मास से मोल पे जाएंगे। 39% बाय मास का मतलब है अगर 100 ग्राम में मिक्सचर का लूं, उसमें 39 ग्राम तो बेंजीन का है और बाकी बचा हुआ 61 ग्राम वो है हमारे पास में टोल्यूइन का, ठीक है। तो 39% बाय मास, एक काम करते हैं पर इसमें शायद जगह ज्यादा लगेगी, थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं ऊपर स्क्रीन को ताकि अपने को थोड़ी जगह और मिल जाए। तो थर्ड वाले केस में 39%
बाय मास अगर बेंजीन है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं 100 ग्राम सॉल्यूशन यदि लिया जाता तो उसके अंदर 39 ग्राम बेंजीन को, पर एक बार ए बुला लेते हैं अपन यार, है ना, बार बार लिखना पड़ेगा नहीं तो। अपन वैसे सिंबल भी लिए पी ए नॉट, तो बेंजीन को ए मान लो, टोल्यून को बी मान लो, ठीक है, ये ध्यान रह जाएगा। ए मतलब बेंजीन, बी मतलब टोल्यून। तो ये 39 ग्राम, ये 61 ग्राम है, लेकिन अपने को इनके मोल्स निकालने ताकि अपन मोल फ्रैक्शन में जा पाए। अब बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 78, ठीक है, तो यहां से अगर मैं मोल्स निकालूं, गिवन मास बाय मोलर मास, ये आ गया हाफ मोल, ठीक है, गिवन मास बाय मोलर मास से मोल्स निकालें। ऐसा इधर की तरफ देखें, गिवन मास 61 अपॉन टोल्यूइन का मोलर मास, देखो टोल्यूइन का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर CH3, ठीक है, तो होमोलॉग्स टाइप है एक तरह से, CH2 का एडिशन है, 14 का वेट बढ़ जाएगा इसमें। आप प्रॉपर निकालने में डायरेक्टली बता सकता हूं कि इसके अंदर 14 ऐड करना है, CH2 का वेट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो वो 92 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेशन हम क्या मान लेते हैं भाई, ये 60 और 90 टाइप मान सकते हो, या इसको 62 मान के इसको 93 मान सकते हो। थोड़ा सा एरर आ रहा होगा मार्जिनल सा, 61/92, 62/93, ये 31 की टेबल में जा रहा है, 31 2 जा, 31 3 जा, तो इसको ले लिया 2/3। अब यहाँ पे कई बार बच्चे गलती कर सकते हैं, वो सोचते हैं अच्छा ये एक्स ए आ गया, ये एक्स बी आ गया, ये मोल्स आए हैं अभी, ठीक है, ये एक्स एक्स भी नहीं, इन दोनों को ऐड करेंगे टोटल मोल्स आएंगे, फिर उससे एक्स एक्स भी आएगा, तो मैं वहां पर हिंट देके भी छोड़ देता हूँ। तो हमारे पास में टोटल मोल्स will be sum of the moles of benzene and toluene, बेंजीन के मोल्स हमारे पास में 1/2, टोल्यून के मोल्स 2/3, कितना आ गया 5/6 आ गया ये, तो टोटल मोल्स 5/6। तो यहां से आप एक्स से निकाल लेंगे 1/2 अपॉन 5/6, एक्स भी निकाल लेंगे 2/3 अपॉन 5/6, ये मोल फ्रैक्शन एक्स एक्स भी आ जाएंगे, ठीक है। कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे हैं आप लोग, घर पे कर लेना, मैथमेटिक्स क्या करना है अपने को, यहाँ पे अपने को तो लॉजिक समझना है, अपन यहाँ पढ़ने के लिए लॉजिक समझने के लिए आते हैं, ठीक है। तो आगे का सॉल्यूशन आप लोग कर लेना, अप्रोच बता दिया, आगे की कहानी सेम रिपीट हो गई पहले वाले केस जैसा, दोनों की मोल्स पता है, टोटल मोल्स पता है, हर कंपोनेंट के मोल्स को टोटल मोल से डिवाइड करो, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, एक्स एक्स भी आ जाएगा, ऊपर वाले दोनों सवाल के जैसे ये भी हो जाएगा। आंसर आप लोग जो रिपोर्ट कर रहे हैं अब इसके थ्रू आ जाएगा, जो भी आएगा ना। अब आंसर बताएंगे, इससे अगर किसी ने सॉल्व किया ऐसे प्रॉपरली जा करके, हालांकि हो सकता है ये अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सबका लगा रहा होगा, बट वो ऑलमोस्ट नहीं जाएगा। इससे किसी ने सॉल्व कर लिया क्या? 142.9 टोटल प्रेशर के लिए, 1000/7 एक दिख रहा है आंसर, 1000/7, 1000/7 कई सारे बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है, तो 1000/7 अपन टोटल प्रेशर को एक बार मान के चलते हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपको चेक करना है। पी टोटल जो रिपोर्टिंग में भी आ रहा है ज्यादातर बच्चों का, वो 1000/7 आ रहा है, मिलीमीटर ऑफ Hg। तो जिनको नोट करना है वो फटाफट इस पार्ट को नोट कर लें, फोर्थ वाला पार्ट होमवर्क है, उसको आप घर पे कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे वो सब कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो अपन ने पढ़ी थी उसके पीछे पर्पस ये था, ये सब चीजें ऐसे का आती रहती सवालों में, कि अब मोलैलिटी दे रखी, अपने को मोल फ्रैक्शन पे जाना है, ठीक है। 1/2 + 2/3 7/6 आ रहा है, नॉट 5/6, अच्छा गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ 7/6 आ रहा है, सॉरी, ये 7/6 आ रहा है, ओके, यहाँ पे ये 7/6 आएगा, थैंक यू तनिषा। 1/2 + 2/3 7/6, टोटल मोल 7/6 है, इससे आंसर जो भी आएगा, ठीक है, ठीक ठीक चैतन्य, ठीक है, ओके चलो। फिर आंसर शायद ये हो सकता है कुछ बच्चों ने इसको 5/6 अगर निकाल दिया हो, तो इस वजह से आ रहा हो,
ठीक ठीक, मेरे को ऐसे पिछले साल का 1000/7 याद आ रहा है ऐसा कुछ, तो शायद दिख के तो ऐसा मेमोरी में से लग रहा है सही सा है ये। ठीक है, आपने नोट कर लिया काम का पॉइंट जो था, यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक वो अपन ने ठीक कर लिया है। अब अपन बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये यहीं पे लिखा हुआ है, तब तक अपन सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैंने पेजेस खाली छोड़े थे, सोचा था इस पे अपन सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन वो स्लाइड ही नहीं कर रहा है, इसका कुछ मैकेनिज्म देखना पड़ेगा अभी, ये पीडीएफ अलग से निकल जाता है। तो अब इसको मिटाने का समय आ चुका है। ठीक है, चलो मिटा दिया जाए। चलिए अगला सवाल डिक्टेट करता हूं वापस से। टू मिसिबल लिक्विड्स लिखेंगे फटाफट, तेज स्पीड से ना, सुपरसोनिक स्पीड में लिखो। टू मिसिबल लिक्विड्स ए एंड बी आर मिक्स्ड, टू मिसिबल लिक्विड्स ए एंड बी आर मिक्स्ड in the molar ratio 3:1. Two miscible liquids A and B are mixed in the molar ratio 3:1. And the vapor pressure of solution, आप उसको PS भी लिख सकते हैं, हमारा नोटेशन है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के लिए PS, तो छोटे में लिखना है तो PS लिख सकते हैं। And the vapor pressure of the solution produced is found to be 550 mmHg, तो PS की वैल्यू दे रखी है। Vapor pressure of the solution produced is found to be 550 millimeter of Hg at a temperature T Kelvin. Two miscible liquids A and B are mixed in the molar ratio 3:1 and the vapor pressure of the solution produced is found to be 550 mm Hg at a temperature T Kelvin. At a temperature T Kelvin. When the molar ratio is taken as 4:1, when the molar ratio is taken as 4:1, the vapor pressure of solution is 560 mmHg. The vapor pressure of solution is 560 mmHg at the same temperature. Find the vapor pressures of pure liquids. Find the vapor pressures. शॉर्ट नोटेशन आप अपनी भी बना सकते हैं, आपको समझ में आ जाए, सवाल जल्दी हो जाए नोट करने में। फाइंड द वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर लिक्विड्स एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन बनाए गए ए और बी से, एक टेम्परेचर टी केल्विन पे, दोनों ही सॉल्यूशन सेम टेम्परेचर पे हैं, और प्योर लिक्विड्स का जो प्रेशर पूछा गया है वेपर प्रेशर, वो भी उसी टेम्परेचर पे पूछा गया है। ठीक है, मोलर रेशियो दोनों केस में दिए गए हैं, दोनों केस में सॉल्यूशन का प्रेशर दिया है, तो आपको PA0 और PP0 की वैल्यू निकालनी है। अर्पित ने आंसर रिपोर्ट किया है, क्या रिपोर्ट किया नहीं बोलूंगा, शायद कुछ लोगों को हिंट मिले। तो अर्पित ने एक आंसर दे दिया है, अर्पित शुक्ला का आंसर आ चुका है, दिव्यांश का आंसर भी आ गया है, हर्षित जैन का आधा आंसर आ गया है, हर्ष का भी आ गया पूरा आंसर, सानिध्य का आ गया, सानिध्य, हर्षित, अर्पित, इन सबके आंसर सेम है। सूर्यांश सिंह कह रहे हैं कि नहीं आ रहा सर, कोई बात नहीं बेटा, देखेंगे अपन ना कैसे अप्रोच करते हैं, वो दिख जाएगा। बहुत सीधा है, अभी जो फॉर्मूला अपन ने लिखा था ना वो वापस लगाना है, PS बराबर PA0xA प्लस PB0xB, 2 बार लगेगा 2 सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो मेजोरिटी लोगों के आंसर आ रहे हैं 600 400, अब वो हो सकता है 400 600 किसको लिख रहे हैं, ए और बी की सीक्वेंस में लिख दो तो ज्यादा सरल है, पहला वाला PA0, दूसरे वाले आंसर की रिपोर्टिंग PB0 की हो जाएगी आपकी। ठीक है, PA0 और PB0 के सीक्वेंस पे रिपोर्ट कर सकते हैं, PA0 पहले PB0 बाद में। निशिका ने बोला 600 400, आर्यन 600 400 600 400, काफी सारे लोग अभी 600, अर्पित ने भी यही बोला था 600 400। ठीक है बच्चों ना, अब देख लेते हैं अपन, बहुत सरल सा सवाल है। तो हमारे पास सॉल्यूशन का प्रेशर दिया है, तो आपको धीरे धीरे चीजें रिलेट होने लगेगी कि कैसे अप्लाई करना है। भाई फॉर्मूले हमारे पास में क्या ही तो है,
पी ए नॉट और पी बी नॉट पूछ रहे हैं, सॉल्यूशन के प्रेशर के लिए फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, पी एस बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, या फिर वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन के हिसाब से भी होता है, लेकिन ये तो लिक्विड के दिए हुए। तो हम लिख लेंगे सॉल्यूशन के अंदर फर्स्ट सॉल्यूशन की बात करें अगर, तो उसके अंदर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 550। मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ डेटा फीड करके। पी एस बराबर पी ए नॉट पता करना है इंटू एक्स ए। अब देखो ये जो मोलर रेशियो में नंबर दिख रहे हैं इनको मोल्स मान लो, ठीक है। तो 3 मोल ए का और 1 मोल बी का, तो टोटल मोल कितने हो गए 4। 4 मोल में से 3 मोल ए है, तो एक्स ए की वैल्यू 3/4 पी ए नॉट इंटू एक्स ए, एक्स ए की वैल्यू 3/4 प्लस पी बी नॉट जो कि पता नहीं है इंटू एक्स बी 1/4, सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हो, इन दोनों का सम 1 आता है, या फिर वैसे निकालो जैसे अभी पी ए का एक्स ए का निकाला, ठीक है। ये फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए आ गया। थोड़ा सा रीअरेंज करना तो इधर 4 भेज दो, ये आ गया इधर की तरफ में कितना 2100, नहीं 2100 नहीं 2200 आ रहा है ना, हाँ 2200, 5500 का सीधा 2000 और इधर 200, 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2200 3 पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट, ये सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए आ गया। सेकेंड सॉल्यूशन में क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन बना लेनी है। तो जिनसे नहीं हो रहा था उनको दिखना चाहिए हाँ यार ये सरल था, एक ही तो इक्वेशन पढ़ी है भी अपन ने, वही लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन साथ में टोटल प्रेशर की ये रही, वो यूज कर ली। सेकंड सॉल्यूशन वैल्यू कितनी दी है 560। तो घर पे जाके बहुत ईमानदारी से मेहनत करो बच्चों, 12th तो बहुत ही क्रूशियल क्लास है। अपन चीजों को लाइट नोट पे लेकर के कि हाँ ठीक है पढ़ लिया कर लेंगे, या क्लास में अपन बैठ जाएंगे सीधा तो उससे नुकसान होगा। वापस यहाँ भी ऐसे मान लेते हैं 4:1, 4 मोल और 1 मोल, टोटल मोल कितने आ गए 5 मोल, जिसमें से ए के 4 है, तो 4/5 मोल्स ऑफ ए बाय टोटल मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, प्लस पी बी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, 1 में से घटा देंगे तो 1/5, ठीक है। यहाँ पे 5 को तो ले जाओगे, ये कितना हो गया 2500 और 300 2800 आ गया ये, ठीक है। 2800 बराबर 4 पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दो, पी ए नॉट सीधा सीधा 600 आ गया, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट। अब कुछ नहीं बचा ज्ञान का इसके अंदर, फटाफट नोट कर डालो तेज स्पीड से, जिनको थोड़ा कंफ्यूजन था वो नोट कर लेंगे फटाफट। सबट्रैक्ट किया तो लेफ्ट हैंड साइड में 600 बचा, राइट हैंड साइड में सिर्फ पी ए नॉट बचा। अब ये पी ए नॉट की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो, उसमें या इसमें, इधर डेटा थोड़ा छोटा है इधर डाल दो, पी बी नॉट 400 आ जाएगा, ठीक है। तो वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। So this implies eventually PB नॉट भी हमें मिलेगा 400, ठीक है। यूनिट्स मिलीमीटर ऑफ एच जी है, mm ऑफ एच जी, ये भी mm ऑफ एच जी है ना। तो नोट करने में ज्यादा ध्यान देंगे। टेम्परेचर कांस्टेंट रखने से क्वेश्चन पे क्या असर पड़ा, तनिषा ने ऐसा पूछा है। देखो तनिषा, टेम्परेचर के साथ में वेपर प्रेशर वेरी करता है। अपन ने एक इक्वेशन देखी थी क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टेम्परेचर का भी फंक्शन हो जाता है, लेकिन अभी हम वेरिएशन सिर्फ मोल फ्रैक्शन के साथ देखना चाह रहे हैं। अगर टेम्परेचर भी बदल देंगे कहीं ना कहीं तो बेसिकली हमारे पास में उस इक्वेशन का रोल और आ जाएगा, मतलब मल्टीपल चीज आ जाएंगी कॉम्प्लिकेशन में। हाँ दिखने में लेंदी लगता है, अक्सर वैसा कई बार होगा बेटा, यही मैं कह रहा हूँ। देखो जब चैप्टर नया होता है कुछ सवालों की प्रैक्टिस होती है, अभी तक आपको क्या ऐसा हम यहाँ तक पहुंचने में हमें समय लगा है, अब हम थोड़ी स्पीड मेंटेन करेंगे तो प्रैक्टिस का मोमेंटम बन जाएगा आपका। आपको आपके बिगिनर बॉक्स 2 में से क्वेश्चन नंबर 16 के आसपास तक अटेम्प्ट कर लेना ना, उसके अंदर कुछ एक सवाल होंगे जो डिस्टिलेशन से रिलेटेड है, वो अभी छोड़ सकते हैं, और बाकी एक वर्कशीट वगैरह भी हम लोग बना रहे हैं, वो प्रोबेबली कल तक आ जाएगी, है ना। तो हमारे जो साथी साथ में उनकी सपोर्ट से चीजें बन जाएंगी। अगर वैसा नहीं बैठा तो मैं अपने लेवल पे उसको बना ही दूंगा और कल तक वो आपके पास में आ जाएगी। इससे रिलेटेड प्रैक्टिस का कुछ और सवाल दे देंगे। BB1 नहीं, BB1 वो भी अपन बाद में देखेंगे, हेनरीज लॉ लास्ट में पढ़ा जाएगा, ठीक है। इक्वेशन का नाम था क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, अपन ने लिखी थी, वेपर प्रेशर का टेम्परेचर फंक्शन का चैतन्य, ठीक है। चलो ये सवाल डन, अगले पे आते हैं। नोटेड होंगे होंगे उमंग होंगे, सवाल होंगे।
देखो सवाल मैं तो ये कहता हूं कि जब अपन ईमानदारी से एफर्ट डालेंगे और देखेंगे एक एक चीज की यार कि सवाल में फॉर्मूले क्या यूज है, अपने हाथ से सारे फॉर्मूले आज जाके लिख डालो। जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है वो एक काम जरूर करें, अपने दिमाग पर जोर डाल के मेंटली रिकॉल करिए। मैंने पहले भी शायद स्टार्टिंग में बोला था कि आपको रिवाइज कम करना है, रिकॉल करना है। इनफेक्ट रिवाइज करना ही नहीं, रिकॉल ही करना है कि क्लास के बाद में जो भी चीजें अपन ने पढ़ी उसको मेंटली रिकॉल करोगे। अभी तक क्या क्या फॉर्मुलेशन हमने सीख लिए हैं, क्या फॉर्मूला किसको रिप्रेजेंट करता है, अपने हाथों से लिखो, ठीक है। वो अगर आप कर पा रहे हैं, कहीं भूल जाते हो तो उसको देख लो कि कहां कौन सा फॉर्मूला भूल रहे हैं। ये एक्टिविटी जिनको भी दिक्कत आ रही है वो 3 दिन तक करें। 3 दिन का प्रेस्क्रिप्शन हो गया ना, 3 दिन रोज कर सकते हैं आप लोग। अगले सवाल पे आते हैं। अब हो जाएगा, हो जाए पक्की बात है, तो कंफर्म है। बहुत सीधा चैप्टर है और सीधे सीधे एप्लीकेशन है इसके अंदर, बट करना पड़ेगा बेटे, करे बिना नहीं होगा। सवाल नंबर 3, नोट करना चालू करें तेज गति से, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, जटायु बेटा नोट करो। सॉल्यूशन ऑफ 2 volatile liquids, solution of 2 volatile liquids A and B, solution of 2 volatile liquids A and B obey Raoult's law. Solution of 2 volatile liquids A and B obey Raoult's law at a certain temperature. At a certain temperature, the VP of the solution, yani vapor pressure, at a certain temperature, the VP, at a certain temperature, the VP of the solution is observed to be 400 millimeter of Hg. हाँ तनीषा, ऐसा ही करना पड़ेगा ना, जिन्होंने अभी पीछे का पढ़कर, ये बात तो पढ़ना पड़ेगा फिर रिकॉल करोगे। Is observed to be 400 millimeter of Hg. Full stop. The mole fraction of B in vapor phase, short में लिखें तो YB. The mole fraction of B in the vapor phase and liquid phase, यानी YB और XB की वैल्यू रेस्पेक्टिवली आने वाली है। The mole fraction of B in the vapor phase and liquid phase are 0.33 and 0.67 respectively. The mole fraction of B in the vapor phase and liquid phase are 0.33 and 0.67 respectively. Find the vapor pressure of pure liquids. Find the vapor pressure of pure liquids. Find the vapor pressure of pure liquids. अब जिन बच्चों को डाउट होता है उनके सिंबल्स के थ्रू लिख लिया करो कि यहाँ पे क्या दिए हुए, कौन से मोल फ्रैक्शन है। बी के बारे में थे तो पहला डेटा 0.33 YB है, दूसरा डेटा XB है। YB है, XB है, टोटल प्रेशर भी है। तो अपने फॉर्मूले अगर अपने को ध्यान है, अपने दिमाग में बैठे हुए, नहीं तो अपन पन्ने पलट के देखें कि कौन सा फॉर्मूला सबसे उपयुक्त जान पड़ता है। तो हर्षित ने आंसर रिपोर्ट किया है। चैतन्य पूछ रहे हैं कि छोटा XB प्लस YB 1 होता है। बिल्कुल नहीं होता, ये कौन सा फॉर्मूला बनाया बालक। XB प्लस XA 1 होता है, XB प्लस YB का कोई लॉजिक नहीं होता ना, XB प्लस YB 1 नहीं होता। 197 एक आंसर आ रहा है कुछ बच्चों का, 200, 200, 800, हर्षित का 800, शेख का 200, सुजल का 200, हर्ष का 800/3, देवेश 197, सुजल 200 बता चुके हैं, हर्षित 800 बता चुके हैं, 202, मयंक, विनय 200, 200 कई सारे बच्चे। हाँ चैतन्य, तो डेटा ऐसे सेट किया बेटा, बट लॉजिक नहीं है ना। हम ये डेटा के साथ में सोचे कि ये 1 होता है, ये तो डेटा सेट किए रहते हैं सवाल के अंदर, कर रखे मैंने ऐसे। ठीक है चलो भाई सॉल्व कर ले। आंसर की रिपोर्टिंग काफी सारे बच्चों ने की, मतलब कि लगभग बच्चों ने कर लिया है, और बाकी बच्चे थोड़ा इसको दोबारा घर पे जाके अपने से अटेम्प्ट कर लेना, है ना। अभी तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, फिर आप बिना देखे अपने से अटेम्प्ट करना। एक रिलेशन मैंने बताया था कि राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ के कॉम्बिनेशन से, आज अपन ने लिखा था वो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट को 2 तरीके से लिखते हैं, राउल्ट्स लॉ से और डाल्टन्स लॉ से। वो बहुत काम कर रिलेशन, मतलब बहुत बढ़िया रहता है वो, कई बार सवालों को बहुत स्मूथ कर देगा। और दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, जो सबसे पहला पढ़ा रहता है, PS बराबर PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, या तो ये रिलेशन, या 1/PS वाला विद Y रिलेशन जो था। बट यहाँ पे ज्यादा अच्छा रिलेशन कौन सा जा रहा है, मैं वही बता रहा हूँ कि B की बात कर रहे हैं, तो मैं जानता हूँ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ B राउल्ट्स लॉ से
राउल्ट्स लॉ से अगर अपन लिखते हैं तो इट इज पी बी नॉट एक्स बी, ये तो आपको अब तक याद हो गया होगा, और डाल्टन्स लॉ से लिखते हैं तो आप जानते हैं पी बी कैन बी रिटन एज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी एस। तो इन दोनों को इक्वेट करके जो फॉर्मूला होता है उसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, ये अलग अलग आप याद रखिए, राउल्ट्स लॉ या डाल्टन्स लॉ, ठीक है। तो इन दोनों से हमारे पास में आ गया कि पी बी नॉट एक्स बी इज इक्वल टू वाई बी इंटू पी एस। अभी एकदम फास्ट चला जाएगा। तो पी बी नॉट कैन बी रिटन एज वाई बी ओवर एक्स बी इंटू पी एस। अब ये सारी डिटेल्स अपने बताएं। बी का वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन पहला डेटा 0.33, लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन 0.67, और टोटल प्रेशर अपने को दे रखा है 400, तो ये अप्रोक्सीमेटली इसका डबल लिखा 0.66 मान लिया, अगर ये तो 1/2 आ रहा है, तो सॉल्व करने पे आ गया 200 mm ऑफ Hg। तो ये पी बी नॉट की वैल्यू आ गई एक पार्ट। दूसरे कंपोनेंट का आप सिमिलरली निकाल सकते थे कि भाई जब वाई बी 0.33 है तो वाई ए 0.67 हो जाएगा, तो ए के लिए ये वाला डेटा वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन 0.67 हो जाएगा और ये वाला 0.33 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे रेशियो पलट जाएंगे। जब आप पी ए नॉट का लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में चीजें पलट जाएंगी। तो पी ए नॉट will be similarly YA over XA into pressure of solution। अब YB की वैल्यू 0.33 है तो YA की मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 0.67। तो न्यूमरेटर में 0.67, डेनोमिनेटर में 0.33, सॉल्यूशन का प्रेशर 400 दिया ही है सही, तो ये 2 टाइम्स मान लो तो ये 800 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो हमारे पास में पी ए नॉट पी बी नॉट आ गए। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण रिलेशन क्या यूज हुआ हमारे पास में, ये रिलेशन हाईलाइटेड, और ये सवाल में आपको कई जगह आ जाएगा काम में, तो इसलिए मैं इन रिलेशंस की इंपॉर्टेंस ज्यादा बता देता हूं कि राउल्ट्स लॉ डाल्टन्स लॉ के कॉम्बिनेशन से जो चीजें बन रही वो ज्यादा क्रिटिकल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जिनके भी आंसर कुछ और आ रहे हैं वो उनके, हो सकता है कि भाई तुम्हारा इसको 0.3 यही आएगा यार प्रैक्टिकल, मेरे ख्याल इतना डिफरेंस नहीं आ रहा, हो सकता है आ जाए बाई चांस। क्या आंसर रिपोर्ट करो 812 और 12, 812 और 12 तो किसी भी एंगल से नहीं आने वाले ना, थोड़ा बहुत माइनर वेरिएशन की 0.66 से 0.67 है तो एक अलग बात है। खैर चलो भाई अगले सवाल पे आते हैं। ठीक, अप्रोच आपको समझ में आ गई। अगर किसी को पूरा नोट ना करो तो ये हिंट रहता है, बाकी घर पे जाके दम लगा के बंद कर देंगे। ये रहा हिंट, बस इससे हो जाएगा। एक्स बी है, वाई बी है, पी एस है, पी बी नोट आ जाएगा, सिमिलर तरीके से पी ए नोट आ जाएगा। ज्यादा समय अब नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, अप्रोच आपको बता दी गई। अगले सवाल पे आएंगे, सवाल नंबर 4। चलो डिक्टेट कर रहा हूं फिर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। ठीक है तनिषा, वो माइनर आ रहा होगा, चलेगा, ओके है ना, अपन अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करके चला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, जो पीडीएफ में तो उसके हिसाब से नंबरिंग में, एट ए गिवन टेम्परेचर, नोट करेंगे, एट ए गिवन टेम्परेचर टोटल वेपर प्रेशर, एट ए गिवन टेम्परेचर टोटल वेपर प्रेशर, ब्रैकेट में आप लिख लेंगे इन टॉर। कौन सी यूनिट में, टॉर। टॉर मतलब वही मिलीमीटर ऑफ एचजी के बराबर ही जा होता है, 1 टॉर इज 1 millimeter of Hg। At a given temperature, total vapor pressure (bracket में in torr bracket close) of a mixture of volatile components. At a given temperature, total vapor pressure in torr of a mixture of volatile components A and B is given by of volatile components A and B
इज गिवन बाय, अब इक्वेशन है टोटल प्रेशर के लिए ना, टोटल वेपर प्रेशर के लिए, P इक्वल टू 120 माइनस 75 XB, XB में x छोटा है ना, स्मॉल XB, P इक्वल टू 120 माइनस 75 XB, find the VP of pure liquids, find the VP of pure liquids A and B in torr, find the VP of pure liquids A and B in torr, ठीक है, find the VP of pure liquids A and B in torr, यहाँ पे स्मॉल xb क्या है, B का मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, ये आप सवाल में स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है, तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है xb इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन लिक्विड फेज, सॉल्व करेंगे तो आंसर आने शुरू हुए हैं, यानी आपको PA नॉट और PB नॉट इस सीक्वेंस में बताना है। केशव बोलते हैं 120 और 45, साहिल बोल रहे हैं B का 45 है, सत्यदेव 120 45 120 45, काफी सारे लोग अब स्पीड के साथ में सेम आंसर रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, हाँ तो लगभग सभी ने सेम आंसर रिपोर्ट किया, बहुत अच्छी बात है। इसको सॉल्व करने के लिए कौन सी अप्रोच उत्तम है, कैसे किया जाए, क्या हम PS इक्वल टू PA नॉट XB सॉरी PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB के अंदर उसको XB की फॉर्म में लिखें और कंपेयर करें और वैसे जाएं, कंपेयरिंग, काफी सारे लोग बोले कंपेयरिंग, और तनीषा ने और कुछ और बच्चों ने, एक बच्चे ने और ने बोला है, सुजल ने बोला है, स्क्रीन थोड़ी, सौरभ ने बोला है, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा अप्रोच बताता हूं, देखो क्या है, अपने को याद होगा कि सॉल्यूशन का प्रेशर प्योर लिक्विड्स के प्रेशर को रिप्रेजेंट करने लगता है अगर हमारे पास में मोल फ्रैक्शन या फिर प्योर कंपोनेंट जब बचेगा, आपके सॉल्यूशन अगर सिर्फ A बचा तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PA नॉट हो जाएगा, अगर सिर्फ B बचा तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन खुद ही PB नॉट हो जाएगा, तो हम वो लॉजिक से यहाँ पे तुरंत कर सकते हैं इसको बिना कंपेयर की, जैसे कि मैंने बोला अगर मेरे पास प्योर A हुआ सिस्टम में तो XB की वैल्यू 0 होगी, ये वाली टर्म गायब, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 120, और प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन उस समय PA नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो PA नॉट 120 आ गया, और जब हमारे पास में केवल प्योर B होगा उस समय XB की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 120 माइनस 75 अपन निकालेंगे विच इज 45, और इस समय प्रेशर PB नॉट को रिप्रेजेंट करता है। ये सवाल वेरी फास्ट है ना, ये अप्रोच सबसे अच्छी इसके अंदर, तो इसका सॉल्यूशन ये जा रहा है, तुरंत खत्म होने वाला सवाल, तो सॉल्यूशन के अंदर अपन कह सकते हैं when XB इक्वल टू 0, तो उस केस में प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल रिप्रेजेंट PA नॉट, ठीक है, तो इसको यूज कर लेते हैं, हमने P बराबर 120 माइनस 75 इंटू 0, यानी ये आ गया 120 मिलीमीटर ऑफ Hg, ये हमारा PA नॉट आ गया, so this is the value of PA नॉट, सॉल्यूशन का प्रेशर PA नॉट को रिप्रेजेंट करता है XB 0 होने पर, तो सॉल्यूशन के प्रेशर की इक्वेशन थी, सॉल्यूशन का प्रेशर 120 आ गया, यही हमारा PA नॉट, ठीक है, ऐसे ही when XB is equal to 1, तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब इसमें समझने से कुछ नहीं समझा तो मैंने पहले ही दिया, फटाफट नोट कर लेंगे, नोट करने वाले बच्चे जिनको नोट करना है, PS की वैल्यू PB नॉट को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, इंप्लाइज PS विल बी PB नॉट, और प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के लिए फिर हमने डेटा डाल दिया 120 माइनस 75 इंटू 1, ये सॉल्व होके आता है 45 मिलीमीटर ऑफ Hg, ये जो डेटा दिख रहा है ये प्योर B का प्रेशर हो गया PB नॉट, आंसर्स आ गए हैं 120 एंड 45, जो कि बहुत सारे बच्चों ने बताया, हाँ ये वाला चीज बहुत अच्छी है ना, इसमें कई बच्चों ने डायरेक्टली किया तो बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, मेरे को भी अच्छा लगता है कभी कभी सवालों के अंदर, और IIT के सवालों के अंदर ऐसी चीजें कभी मिलेंगी आपको, ये तो क्या बहुत ट्रिवियल सवाल है,
बट आईआईटी के सवालों के अंदर कई बार ऐसा होगा कि एक लेंदी अप्रोच होगी, रेगुलर टीडीएस अप्रोच है, और एक स्मार्ट कुछ अप्रोच कभी कभी मिलेगी। इसलिए हर सवाल में ऐसा होता है, जरूरी नहीं, बट मैंने कभी कभी देखा है। और वैसे करके जो मन को आनंद की प्राप्ति होती है कि वाह यार क्या सही सोचा अपन ने, उसकी तो बात ही क्या। चलो अगले सवाल पे आते हैं। टॉर में पूछा था भाई, ये टॉर ही होता है, मिलीमीटर ऑफ एचजी और टॉर सेम चीज होती है, 1 मिलीमीटर ऑफ एचजी इज 1 टॉर। जिनको ये कंफ्यूजन है तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि 1 मिलीमीटर हाइट तक भरी हुई मर्क्यूरी जो प्रेशर लगाती है उसी को 1 टॉर बोला गया है। ठीक है, तो वास्तविकता में ये तो हाइट है और ये उसके द्वारा क्रिएटेड प्रेशर को 1 टॉर नाम दिया गया, बट इक्विवेलेंट हो गए। अगला सवाल, अब अपन यहां से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, नोट करने मैंने साथ साथ में बोला था, कर लिया होगा, बाकी लॉजिक आपने देख लिया। चलो चलो फास्ट फास्ट फास्ट, इस स्लाइड पे आ गए अपन, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ठीक है, मैं डिक्टेट करते जाऊंगा साथ में, तो क्वेश्चन की गिनती तो आपको जो लिखनी लिखो। लिखते हैं, टू लिक्विड्स ए, टू लिक्विड्स ए ब्रैकेट में उसका पी ए नॉट वैल्यू दे रहा हूं मैं 200 टॉर, एंड बी ब्रैकेट में 100 टॉर, है ना। पी ए नॉट 200 टॉर था और बी के लिए सॉरी पी बी नॉट अपन यहां मेंशन करेंगे, टू लिक्विड्स ए ब्रैकेट में पी ए नॉट 200 टॉर एंड बी ब्रैकेट में पी बी नॉट इक्वल टू 100 टॉर are mixed in equal amount by mole, are mixed in equal amount by mole to produce, are mixed in equal amount by mole to produce an ideal solution. देखो सवाल के अंदर कई बार लैंग्वेज कट शॉर्ट की जा सकती है, लेकिन मैं अवॉइड करता हूं कि आपको ये स्ट्रेस होता रहे जो बातें मैं बार बार लिख रहा हूं। एन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन पे ही सारे राउल्स लॉ के फॉर्मूले एप्लीकेबल है, नॉन आइडियल केसेस में नहीं लगते हैं। ठीक है, वो उस पर बात हम हालांकि बाद में करेंगे, बट आपको दिमाग में बैठना चाहिए हाँ आइडियल पे वैलिड होता है। कई बार नहीं मेंशन रहता है तो वो बाय डिफॉल्ट मानते हैं, बट आपकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को या उसको बनाए रखने के लिए मैं लिखता हूं। टू लिक्विड्स ए एंड बी आर मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट बाय मोल टू प्रोड्यूस एन आइडियल सॉल्यूशन। The solution is kept in a cylindrical container. The solution is kept in a cylindrical container fitted with a piston. Full stop. Initially, there is heavy external pressure. Initially, there is heavy external pressure due to which there are no vapors, due to which there are no vapors present in the container. The pressure is gradually reduced. The pressure is
gradually reduced isothermally। ठीक है, थोड़ा सवाल में लैंग्वेज का फ्लेवर ऐड करते हुए, isothermally pressure is gradually reduced isothermally। Find अब अगले पेज पे जा रहे थे ना, क्वेश्चन इतना बड़ा इधर हो गया। फाइंड, नेक्स्ट स्लाइड, द प्रेशर एट विच, अब इसमें 3 पार्ट है। फाइंड द प्रेशर एट विच, पहला केस फर्स्ट बबल is produced, first bubble is produced। Second, last drop is left, last drop is left। And third part, half of the moles of solution are evaporated। ये 3 पार्ट है भाई। ठीक है, हर्ष ने पूछा है कि XB की वैल्यू कैसे लेते हैं, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं। स्मॉल XB की, इस सवाल के बारे में बात कर रहे हो क्या? प्रीवियस स्लाइड पे आ जाएंगे बेटा, साथ साथ में नोट क्यों नहीं कर पाते आप? देखो मैंने पूरा सवाल जब लिखा है और बोल बोल के लिखा है, तो आपको भी इतने स्पीड पे लेना ही है कि आप लिख पाए। या तो मैंने कोई प्रिंटेड स्लाइड आपके सामने रखी हो तो हो सकता है भी टाइमिंग का कुछ हो जाए। जब मैं खुद साथ साथ में टाइप पूरा लिख रहा हूँ तो आपको लिख लेना है। ये लो प्रीवियस स्लाइड, हाँ बीबी चालू कर देना बेटा। बीबी वाला पॉइंट भी मैंने बोला था कि आप बिगनर बॉक्स 2 जो है ना, बिगनर बॉक्स 1 नहीं, बिगनर बॉक्स 1 तो हेनरीज लॉ पे वो अपन बाद में पढ़ेंगे। अब ये बिगनर बॉक्स 2 का कंटेंट है, तो 2 के कंटेंट में से अपन क्वेश्चन नंबर 16 तक जा सकते हैं। उसमें कुछ एक चीजें आपको जो थोड़ी सी अलग दिखेंगी वो आप होल्ड पे रख सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको होमवर्क दे देते हैं। सही बात है, सही है, सही है, ठीक है। ठीक है, आंसर की रिपोर्टिंग आप अगली क्लास में करना और तसल्ली से ये तीनों पार्ट को करना अच्छे से सोच समझ के, और इसके बाद फिर अपन नेक्स्ट पोर्शन में मूव कर जाएंगे, वो डिस्टिलेशन वाला पार्ट जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आप या तो बिगनर बॉक्स से रिगार्डिंग मेरा एक सजेशन है कि आप थोड़ा सा और होल्ड कर जाएं, नेक्स्ट क्लास में वो डिस्टिलेशन वाला पार्ट आ जाए तब उसमें कर लेना। मैं वर्कशीट वाला पार्ट अपनी तरफ से जल्दी से जल्दी आज ही या तो रात के अंदर वो बनवा दी जाएगी। अगर बन गई होगी तो ठीक है, शेयर हो जाएगी। अगर नहीं बनी होगी तो आज बना के कल उसको आप तक शेयर करवा देंगे। तो आप वो वर्कशीट पे प्रैक्टिस कर लो इस पोर्शन की, ताकि आपको छांटना नहीं पड़ेगा कि उन बिगनर बॉक्स में से कौन से करने हैं कौन से नहीं करने। ठीक है, चलो आंसर वगैरह कल ही डिस्कस करेंगे। बिगनर बॉक्स 2 नहीं, 16 तक के सवाल बोले, लेकिन उसके लिए भी होल्ड कर लो, वर्कशीट आएगी उसको ही करना ना। अगली क्लास तक बिगनर बॉक्स 2 का भी कंटेंट होल्ड कर लो, ज्यादा अच्छा है। चलिए, टेक केयर ऑफ यू, मिलते हैं अपन जल्दी। ठीक है, बाय बाय।